अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में वैसे ही मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन अब कुछ 3-4 अचानक 2-3 दिनों के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उसने हिला के रख दिया है। यहाँ पे इंग्लैंड में एक पैनिक की सिचुएशन है। लोग इतना ज़्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से मामलात नज़र आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि फार्मर्स प्रोटेस्ट यहाँ पे ज़बरदस्त हो रहा है। कल यहाँ पे 10,000 फार्मर्स सेंट्रल लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब ये पूरे यूके में फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा भारत में एक जेन्युइन लेजिस्लेशन की गई फार्मर्स के हवाले से, जिसमें मिडल मैन को निकाल के और जो गरीब फार्मर्स हैं जो इतनी मेहनत करके फसलें उगाते हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, जिस पे इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट भारत में हुए थे, जिस पे अमेरिका, कनाडा, यूरोप सारे चीख रहे थे कि जुल्म हो रहा है, ये वो। याद होगा आपको, टूल किट सारी हुई थी, रिहाना ने बोला था, ग्रेटा थुनबर्ग, और जिसको देखो भारत के अपने लेफ्टिस्ट सारे सेलिब्रिटीज़ सब शुरू हो गए थे, और सरकार ने फिर वो वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद कारमा है ना, कारमा किसी को नहीं छोड़ता। और देख लें, कनाडा में हुए प्रोटेस्ट, बाकायदा फोर्स यूज़ की गई उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। भारत ने तो प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने दिया, एक ज़माने तक वो लोग बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, पूरे रास्ते बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन भारत ने फोर्स यूज़ नहीं की। कनाडा में फोर्स यूज़ की गई, ब्रसल्स में, बेल्जियम में फोर्स यूज़ की गई, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, अब इंग्लैंड की बारी आई है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट एक्चुअली इसलिए हुए हैं शुरू कि लेबर गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया है, इनहेरिटेंस टैक्स, यानी जो विरासत होती है उस पर टैक्स लगाया है, और फार्मर्स के ऊपर, कि उनकी जो खेती की ज़मीन है उसके ऊपर। अब ये रूपोर्ट ने एमपी जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा सिंपल सा एक सवाल कि आपने जो ये फार्मर्स टैक्स लगाया है, इससे आपको पूरे एक साल में $520 मिलियन मिलेंगे, लेकिन बोला आपने पिछले एक साल में जो ये माइग्रेंट्स आते हैं इनके होटल का खर्चा खाली $3 बिलियन, यानी माइग्रेंट्स को इल्लीगली जो आते हैं, इल्लीगल हैं, जो अजाइलम डिज़र्व भी नहीं करते, जो कि अजाइलम के मतलब क्लेम उनका झूठा होता है, उनको होटलों में रखने के लिए आप 3,000 मिलियन पाउंड पर ईयर खर्च कर सकते हैं। लेकिन फार्मर्स, उनके लिए आपके पास $520 मिलियन के लिए आप उनके ऊपर ये बम गिरा रहे हैं। Rupert Lowe. Thank you, Mr. Speaker. In the Home Office annual report, it is confirmed that for 2022-3, £3 billion was spent on hotel costs for illegal migrants, averaging £8 million a day. The cruel inheritance tax assault on British family farms and businesses is estimated to eventually raise £520 million per year. Does this Labour government need to urgently rethink its spending priorities? No, Mr. Speaker. We've just had a budget that we're in the middle of debating and voting on, and I expect that that will be the way we go forwards. अजीज़ दोस्तों, बात तो सही है, और फार्मर्स अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और फार्मर्स के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने अभी एक वार्निंग दी है कि अभी हम पीसफुल हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी हम सिर्फ पीसफुल हैं, अभी हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का दिन शांति वाला दिन है, फ्यूचर में क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेबर का कचूमर इनका प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर निकाल रहा है। अजीज़ दोस्तों, ली एंडरसन, ये भी रिफॉर्म पार्टी के एक एक्सट्रीम राइट के एमपी हैं। इन्होंने अभी पार्लियामेंट में कहा कि
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ना, एंजेला रायनर, उसने मुझे कहा कि एक फार्मर मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया ये टैक्स लगा के। तो ली एंडरसन ने कहा कि मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को बता दूं कि वो शायद कैनाबिस यानी गांजा का फार्मर होगा। जब भी आपका वो शुक्रिया अदा कर रहा था, वरना 10,000 तो लंदन के वाइट हॉल में, सेंट्रल लंदन के वाइट हॉल चौक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और काफ़ी बातें की उन्होंने। 1 मिनट की उनकी, बल्कि 41 सेकंड की वीडियो भी देख लें। Childcare support to service families deployed overseas, saving families around £3,400 a year, and I'm happy to ensure she gets a meeting with the relevant minister. Anderson. Thank you, Mr. Speaker. Just a few weeks ago from that dispatch box, the Minister for Rural Affairs said that he'd been congratulated by a farmer over the introduction of the inheritance tax. Now, I think this farmer must have been a cannabis farmer, because just yesterday we had 10,000 farmers on Whitehall protesting against this madcap decision. So does the Deputy Prime Minister agree with me that this decision should be thrown in the trash can along with Rachel from Accounts' CV? तो अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि ब्रिटेन ने पेंशनर्स जो हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए विंटर में फ्यूल यानी गैस और ये सब देने से मना कर दिया है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन होटल 3 स्टार 4 स्टार होटल इलीगल माइग्रेंट्स के लिए लेना उनके लिए बेहतर है। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन दरअसल ये है कि केयर स्टारमर है ना, वो एक इंतहाई घटिया आदमी है और उसका जो अतीत है, जो माजी है, वो अब इसके सामने आ रहा है। मसला ये है कि इश्यूज़ यहाँ पे इतने हो गए थे और कंजर्वेटिव पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए पब्लिक के पास कोई चॉइस ना था, तो उन्होंने लेबर को चूज़ कर लिया है। लेकिन लेबर कंजर्वेटिव से 10 हाथ आगे बुरी है। अजीज़ दोस्तों, बात निकली है माइग्रेंट्स की, तो मामूली सी एक ख़बर आपके सामने शेयर करता हूँ जो यहाँ की GB न्यूज़ चैनल पे आई थी कि इंग्लैंड में सोशल हाउसिंग है ना, जो गवर्नमेंट गरीबों को घर प्रोवाइड करती है रहने के लिए, उसमें खाली 16.9% ब्रिटिश है ना, जितने यहाँ के UK के, उसमें से 16.9% सोशल हाउसिंग में रहते हैं। जबकि इंग्लैंड में, UK में सोमालियन जो है ना, सोमालिया से 72% सोशल हाउसिंग में रहते हैं। मुसलमानों की UK में वर्किंग पॉपुलेशन लोएस्ट है, 51% मुसलमान जॉब करते हैं, वो भी आदमी। औरतों का तो और हिसाब खराब है। और 70.9% बाकी जो UK के रेसिडेंट्स हैं, वो 70.9% जॉब पे हैं। यहाँ की जो प्रिजन जेल की पॉपुलेशन है, उसमें 12% फॉरेनर हैं। अजीज़ दोस्तों, नाइजल फरज ने अभी एक वार्निंग इशू की है। उसने कहा कि मुसलमानों की आबादी जितनी तेज़ी से यहाँ बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमने कोई कदम ना उठाया और कोई फ़ैसला ना किया, तो 2050 तक हम इंग्लैंड को लूज़ कर देंगे और यह है कि इंग्लैंड ख़त्म हो जाएगा। But the nub of it is, we have a Muslim population in Britain growing by about 75% every 10 years. Right? That's just where we are. Mm-hmm. If we politically alienate the whole of Islam, we will lose. Mm-hmm. We'll lose. So how does one include We them? will lose. By 2050, goodness knows what kind of a terrible state we're going to be in. अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो के एंड पे मैं 4 मिनट की एक वीडियो मुस्लिम यहाँ पे जो हेट प्रीचिंग करते हैं, जो मस्जिदों में, जो हर जगह, वो वीडियो लगा रहा हूँ। अगर आपको देखनी हो तो एंड पे 4 मिनट की। अजीज़ दोस्तों, केयर स्टारमर है ना, वो बिल्कुल भी उसको ना डिप्लोमेसी आती है, ना वो स्टेटमेंट है, ना कुछ है।
अभी ब्राज़ील में जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें मोदी जी के जो अंदाज थे और मोदी जी का जो रिसेप्शन था, जो पूरी दुनिया के लीडर्स मोदी जी का जिस तरह स्वागत कर रहे थे, वो किसी और का नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि केयर स्टारमर ने चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को कहा कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। इन्होंने मीटिंग की। जी जिनपिंग है ना, वो वैसे ही स्माइल तो करता नहीं है कभी भी। इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे एक मरे हुए आदमी का चेहरा नहीं होता, इमोशनलेस बिल्कुल। तो जी जिनपिंग और इनकी मीटिंग हुई, उसमें केयर स्टारमर ने कहा कि चाइना जी जिनपिंग को कि आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रही है, जुल्म कर रही है, फलान है ढुमकान है। ऑफ कोर्स बात तो सच्ची है, ठीक है ना, लेकिन पहले आप ये देखो कि इस तरह हाईएस्ट लेवल पे इस तरह की चीज़ें करने से मामलात ख़राब होंगे। कहाँ यूके और कहाँ चाइना। पूरे यूरोपियन यूनियन का जीडीपी इतना नहीं है जितना अकेले चाइना का है। और यह है कि आप चाइना के मोहताज हैं। यूके तो अमेरिका के बल पे सारी तड़ियाँ लगाता है या सारी हरकतें करता है। आज यूके कोई सुपर पावर नहीं है। और जब ये ओपोजिशन में थे लेबर वाले और ट्रंप पिछले पीरियड में जब 2016 से 2020 प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब यूके के दौरे पे आया तो लेबर पार्टी के डेविड लेमी ने ट्वीट की थी कि ट्रंप है ना वो डेल्यूडेड है, डिसऑनेस्ट है, जेनोफेबिक है, नार्सिस्टिक है। ट्रंप इंग्लैंड का दोस्त नहीं है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लायक नहीं है। और ये हमारे कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है कि हम क्वीन के साथ इसको डिनर पे बुला रहे हैं। थेरेसा मे, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, थेरेसा मे ने यूके को एक लायर और चीट के आगे बेच दिया है। वही डेविड लेमी आज लेबर पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है। और ट्रंप के जीतने पे उसने मुबारकबाद का मैसेज किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर विक्ट्री, द यूके हैज़ नो ग्रेट फ्रेंड। यानी अब कह रहा है कि इंग्लैंड का आपसे, अमेरिका से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और इसी ताल्लुकात की वजह से हम 80 साल से एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप कर रहे हैं और हम आगे आपके साथ और आपके वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। डेविड लेमी आज फॉरेन मिनिस्टर है, किस तरह पलटा खाया। केयर स्टारमर भी पहले ट्रंप को गालियां देता था, वो भी आज मजबूर हो गया। ये मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको हंसी आएगी किस तरह इसको लेबर वाले को घेरा जा रहा है। So, Minister, Donald Trump is president-elect once again. What are your thoughts on his emphatic win? Well, look, obviously, I congratulate Donald Trump on his victory, and I look forward to working with his administration over the next 4 years. You've got some bridges to build with him, though, haven't you? Given that in January 2017, you said, Donald Trump is a neo-Nazi and a disgusting sexual predator. God help the United States. The Prime Minister and I have already had several meetings with President Trump in order to maintain a healthy relationship that benefits both countries, and I think that's what's important right now. When you met the President, did he mention this tweet you wrote back in March 2017 when you said, "How can anyone spend time with Donald Trump and not come to the conclusion that he's an unscrupulous, egotistical, misogynistic fascist? God, I hate him." What I'm focused on is making sure that our strong working relationship with the United States continues under President Trump and his team. Even though you said this in July 2017, Donald Trump is contemptible, vile and odious, a tornado of corruption and depravity in a flappy blue suit. He makes me sick. Donald Trump is a man who speaks as he finds, but I think that it's important that we find some common ground in the national interest, and that's what myself and the Prime Minister are focused on doing in the coming months. So presumably you no longer think what you tweeted in December 2017 when you said, "Anyone who tries to forge working relationships with Trump is an unprincipled, morally bankrupt charlatan who should be treated with contempt and total disdain. I don't care who you are, if you want to work with that fascist monster, you're a piece of shit." The transatlantic relationship is one of the most important relationships that the UK has, and I don't think that bringing up tweets that I posted several years ago should have any bearing on what we're trying to achieve today. Even though you said in January 2018... Oh, God.
Don't ever forget these things I'm saying about Donald Trump. Seriously, if you find me reeling off some spurious bullshit in years to come about looking forward to working with Donald Trump because he's been re-elected, God forbid, then take it as read that I've sold my soul for the sake of my political career and should be kicked in the face for the rest of my life by the people who voted for me. So much has changed in 8 years, and I think that it's incumbent upon us to extend the hand of friendship to President Trump for the sake of national and financial security. Okay, if that's the case, perhaps you should also change your profile photo. अजीज दोस्तों, लंदन के मेयर लेबर पार्टी के सादिक खान ने कहा था 2024 में कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो मेरी फैमिली यूके छोड़ देगी क्योंकि यहाँ पे इस्लामोफोबिया और फार राइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब उसने भी मुबारकबाद का मैसेज दिया है और उसने एक्सपेक्टेशन दिखाई है। मतलब आप इनकी पॉलिटिक्स देख लें, लेबर की पॉलिटिक्स है ना, वो आपको राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, वो पॉलिटिक्स नज़र आएगी आपको लेबर में। नाइजल फराज है, वो गया था ट्रंप की कैंपेन में और उसने कहा है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त। तो अब ये है कि अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं आता हूँ जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद कहा कि मैं जिस दिन ऑफिस लूँगा फ़ौरन रशिया यूक्रेन वार ख़त्म करा दूँगा। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ। फिर ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन भी किया इलेक्शन जीतने के बाद और एक अच्छी उस पर कोशिश की। अब अमेरिका की डीप स्टेट, जिसकी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी ये यूक्रेन रशिया वार में, एक्चुअली तो अमेरिका की डीप स्टेट ने ही ये जंग शुरू कराई थी। अब इनकी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आई। इनको नज़र आया कि यार हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मतलब अंधाधुंध रातों रात बाइडन ने ज़ेलेंस्की को क्लियरेंस दे दी कि अब तुम रशिया के अंदर हमारे दिए हुए मिसाइल फायर कर सकते हो। तो पुतिन ने फ़ौरन कहा था कि अगर हमारे रशिया के अंदर अगर कोई अमेरिका या यूरोप का कोई मिसाइल गिरा तो वो वर्ल्ड वार 3 की बिगिन होगी और फिर मैं न्यूक्लियर वार फ़ौरन डिस्पैच करूँगा और न्यूक्लियर वार से मैं यूरोप अमेरिका के कई शहरों को टारगेट करूँगा। याद रखना चाहिए कि रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं और बहुत कुछ है। ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया। अमेरिकन डीप स्टेट का सबसे बड़ा टट्टू इस वक्त ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन फ़ायदा उठाया और उसने रशिया में मिसाइल मार दिए और लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थे वो रशिया के अंदर इसने फायर किए, लेकिन उसने ब्रिटिश मिसाइल जो इसको मिले थे ना, वो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, वो रशिया में मारे हैं और अब ख़तरा बढ़ गया है। इंग्लैंड में एक पैनिक की सूरत है। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि हमें ब्रिटिश पब्लिक को ब्रिटिश आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारी आर्मी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी है नहीं कि रशिया या चाइना जैसे मुल्कों का मुकाबला कर सके। इसलिए जंग होगी तो हमें आम पब्लिक की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी और हम आम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी मदद करे। केयर स्टारमर बजाय डिप्लोमेसी के या किसी चीज़ के इसने फिर पुतिन के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़ बकवास शुरू कर दी। Just quickly, Russia's also threatened nuclear escalation. Are you comfortable with that when people at home are watching this, worrying that you could put us at risk? Well, it's very important. It's very important that we're steadfast in our support for Ukraine.
Russia is the aggressor, Even and if it Russia unleashes nuclear war? Russia has to be the one that makes the move to stop this war. It's within their gift, but we must support Ukraine. It's impacting not just Ukraine; it's impacting the rest of the world, including the UK. Is your message to viewers back home that there will not be a nuclear war, because that is what Russia is threatening? My message is that we need to ensure that Ukraine is put in the best possible position. This is 1,000 days of conflict, and there is a very high cost if Russian aggression is seen to pay off. अजीज़ दोस्तों, जंग के ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। स्वीडन ने तो बाकायदा अपनी सारे पॉपुलेशन है जितनी उनके घरों पे एक बुकलेट भेजी है जिसमें बताया है कि क्राइसिस ऑफ वार हैं और किस तरह न्यूक्लियर वार से बच के जब हमला होता है तो किस तरह पब्लिक को रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह चीज़ें करनी चाहिए, ये उसने पब्लिक को बताया उस बुकलेट में। इंग्लैंड में भी वार्निंग दी जा रही है। अभी चूँकि पब्लिक में पैनिक ना आ जाए इसलिए खुल के चीज़ें नहीं कही जा रही, लेकिन एक ख़तरा है। ऑल दो कि मेरी कई लोगों से बात हुई, कुछ फार राइट के हैं, कुछ लेफ्ट के हैं। मेजॉरिटी का ये था कि पुतिन सिर्फ धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब मारना मजाक नहीं है। अमेरिका ने भी जो 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब मारे थे वो 5 साल वर्ल्ड वॉर चली थी, इसके बाद भी एंड पे हमला किया था न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मजाक नहीं है कि पुतिन ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे। अगर पुतिन ने यूरोप या अमेरिका में कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया तो पुतिन को ये भी पता है कि फिर पूरी दुनिया के लोग, पूरा यूरोप, अमेरिका, जापान सब मिल के फिर रशिया का वो करेंगे। पुतिन के पास एक ऐसा सिस्टम है, उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि ऑल ऑफ ए सडन सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ से गिरता है, अमेरिका से या यूरोप से जाता है रशिया की तरफ और पुतिन मर जाता है, पूरी कैबिनेट मर जाती है, तो उनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। उस ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या होगा कि उस सिस्टम को जब कहीं से गाइडेंस नहीं मिलेगी ना तो वो अचानक खुद ही चालू हो जाएगा और उसके टारगेट पे यूरोप, अमेरिका के मेजर सिटीज़ हैं जिसको टारगेट करेगा ऑटोमेटिक सिस्टम और न्यूक्लियर लॉन्च हो जाएगा। ये अमेरिका को और यूरोप को भी पता है। तो यह है कि लेट्स सी अजीज़ दोस्तों कि ये जंग कहाँ तक जाती है, लेकिन इंग्लैंड इस वक्त बिल्कुल ही समझ लें कि डीप शिट में पहुँच गया है। इंग्लैंड के मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि किसी को समझ नहीं आती कि इंग्लैंड किस तरह चीज़ों को टेक ओवर करेगा। लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, लेकिन हम भी यहाँ रहते हैं, हमें भी डर तो नहीं कह सकते, जाहिर है कुछ होगा तो जो सबका होगा वो हमारा होगा, लेकिन बहरहाल एक क्राइसिस सिचुएशन आती है। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर हमला हो या लंदन पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारे या पेरिस में मारे या कहीं भी मारे, ना भी करे, लेकिन अगर ये जंग को बिगाड़ रहे हैं, अगर अमेरिकन डीप स्टेट वो इस जंग को उस हद तक ले जाना चाह रहे हैं 20 जनवरी से पहले कि ट्रंप ओथ लेना जिस दिन प्रेसिडेंट बने उस वक्त ये जंग के मामलात इतने ख़राब हो जाएं कि ट्रंप उसको रुकवा ना सके, क्योंकि ट्रंप कह रहा है मैं तो फ़ौरन रुकवा दूंगा। लेकिन अगर अभी तो पहला दिन है कि ब्रिटिश मिसाइल मारे हैं ज़ेलेंस्की ने, अभी तो हज़ारों मिसाइल हैं इसके पास, अमेरिका और नेटो के दिए हुए मिसाइल। अगर उसने लगातार ये फायरिंग की और रशिया ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया या यूरोप के किसी शहर पे हमला कर दिया तो फिर इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर ट्रंप टू स्टॉप द वार। और डीप स्टेट शायद यही चाहती है कि जंग को इतनी हद तक ख़राब कर दो कि फिर ट्रंप के लिए मुमकिन ना हो इस जंग को रोकना। तो और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लगातार चीज़ें हुई और पुतिन ने यूरोप पे एक आध हमला कर दिया और ये सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कि फ्यूल यानी यहाँ पे इतनी सर्दियाँ होती हैं, इस वक्त -1 टेम्परेचर है, इस वक्त शाम के 8 बजे हैं। तो आप सोचें कि इतनी सर्दी में अगर फ्यूल सप्लाई रुक गई, घरों के हीटर बंद हो गए तो मामला कहाँ तक जाएंगे। फिर जो प्राइसेस बढ़ेंगी, मेरे क्राइसिस जैसे आपको बताया, मेजॉरिटी में जहाँ भी बात करता हूँ ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं।
तो ये है कि किसी से भी बात करो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब लोग परेशान हैं कि यार कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हो गए, क्योंकि महंगाई का आलम ख़राब है। तो अगर ये जंग बढ़ती है और उसका असर अगर यूरोप की तरफ आता है तो ये भी तो एक क्राइसिस है। ज़रूरी नहीं कि बम मार के किसी शहर को तबाह कर देना, इकोनॉमी भी तो ख़राब हो सकती है और उससे नतीजा बहुत ख़राब होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, मामला सुधरने वाला फिलवक्त तो नज़र नहीं आता। आगे लेट सी, अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट चली है कि जो बाइडन को है ना इम्पीच करो, क्योंकि जो बाइडन ने एक गलत काम किया है, रशिया के ऊपर हमला करवा के। रिपब्लिकन सेनेटर और हाउस मेंबर्स ने कहा है कि फ़ौरन डेमोक्रेट पार्टी बाइडन को हटाए प्रेसिडेंसी से। वो और ये है कि यूएन वार क्राइम्स प्रोसिक्यूटर डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल और एलेक्स जॉन और इस तरह कई लोगों ने ये डिमांड की है कि बाइडन को इम्पीच किया जाए, इसके ऊपर केस किया जाए कि इसने दुनिया को एक ख़तरनाक जंग की तरफ क्यों धकेला। अजीज़ दोस्तों, 2020 में ट्रंप को हराने का मकसद भी यही था कि वो ऐसी एक ग्लोबल वार क्रिएट करना चाहते थे। हमास वाला मामला भी हुआ, यूक्रेन वाला मामला भी हुआ, और ये जंग, और चाइना को भी पंगा लेने की बहुत कोशिश की गई। आपको याद होगा कि ताइवान पे ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो मामला ख़राब नहीं हुआ। इंडिया को प्रोवोक किया गया, फिर इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ भड़काया गया, फिर इंडिया के ऊपर भी जो एक पॉलिटिकल हमले हुए कि नजर को मारने वाले हैं और नजर को मार दिया है और पनून को मारने वाले हैं और ये सब चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जंग जो चाहते थे ये कि चाइना इंडिया के रीजन में जंग हो, वो तो ना कर सके, लेकिन दुनिया को बहुत गंदे मामलात की तरफ धकेला है बाइडन और अमेरिकन डीप स्टेट ने। अब आगे क्या होता है, कहाँ तक ये चीज़ों को ख़राब करते हैं, वी हैव टू सी इट। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Kindly keep supporting. Now, Israel's war on Hamas has sparked suspected hate preaching in some of Britain's mosques. A Talk TV investigation today reveals footage of preachers in several mosques calling for Jews to be killed and Israel to be destroyed. And we have handed the dossier of evidence to police, and officers from three forces are now actively investigating. Holly Hudson has this exclusive report, which comes with a warning that some viewers may find its content offensive. A sermon at the Redbridge Islamic Centre in Ilford. The speaker prays with his congregation in Arabic to curse the Jews and the children of Israel. Talk TV had the recording translated twice independently. It's voiced by an actor. O Allah, curse the Jews and the children of Israel. O Allah, curse the infidels and the polytheists. O Allah, break their words, shake their feet, disperse and tear apart their unity, and ruin their houses and destroy their homes. And from London to Liverpool. If the 2 billion just marched on Israel, it's all over. You spat in the direction of Israel, 2 billion, it's all over. To Birmingham. The stones will speak and say, "Oh Muslim, behind me there is a Yahudi, come and kill him." Preachers at mosques across Britain have been filmed calling for victory for Hamas. O God, heal our hearts regarding the usurping Jews and in every enemy of you and the Muslims. O God, limit their number, kill them indiscriminately, and do not leave any of them alive. O God, our Lord, disperse them, weaken their strength, shake the ground beneath their feet, and freeze the blood in their veins. Make them captive to the Muslims. And stoking hatred against Jews and Israel with alarming anti-Semitic rhetoric. O Revenger, revenge from the oppressive aggressor occupying Zionists. O Allah, shake the earth beneath them. O Allah, limit their number, kill them indiscriminately, and do not leave any of them alive. Rhetoric that in some cases is as violent as that of Abu Hamza, the known hate preacher who delivered sermons at Finsbury Park Mosque before it was shut down and who was deported from the UK. In Greenwich, this speaker ended his prayers with calls for Allah to grant victory over the enemy. The Met said while it understands the footage raised concern in Greenwich, no offences had been committed there.
Jewish groups, though, say that police aren't doing enough and are calling for prosecutions in some cases, warning that some of these sermons could lead not only to hate crime, but extremism and even terror. There is no difference between the rhetoric in the Hamas Charter and the rhetoric that is on display in these videos. They are utterly hateful, they are violent, and they are a threat to both Jews and non-Jews in this country. There is a real risk of more than just one person being encouraged by this rhetoric to go out and take action on the streets. And we've seen how bad that can be in the past. Talk TV has confirmed that police are assessing video evidence from 4 of the 7 mosques we've highlighted. The Charities Commission is also examining some of the footage, as the majority are also linked to registered charities, meaning they receive taxpayers' money. In a statement, they said, "We are aware of a significant number of serious concerns, which largely concern allegations of anti-Semitic or hate speech. We're assessing them, and if there has been any wrongdoing, we'll take action." Talk TV reached out to all of the mosques and figures featured in this report. Redbridge Islamic Centre declined to comment directly to us, but previously said it launched an immediate investigation and decided that the imam will not be allowed to address worshippers again until it's concluded. No other mosques responded.